लर्नर्स स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। तो कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो बिल्कुल अच्छे से ही पता है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है, और आपको ये भी पता है कि मैं आपको हर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो नोट करवाते हुए चलती हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो बिना देरी किए आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि एक जमाना जब भारत छोटे छोटे इलाकों में बटा था, जहां हर इलाके का अपना राजा था। कहीं लड़ाई चल रही थी, कहीं मंदिर बन रहे थे और कहीं भूमि दी जा रही थी विद्वानों को। तो चलिए चल के पढ़ते हैं और जाते हैं एक सफर पर, जहां हम मिलेंगे नए राजाओं से, उनके राज और प्रस्तियों से। एक समय था जब बड़े बड़े राजा अपने इलाकों पर हुकूमत करते थे, पर जैसे जैसे समय बदला, स्थानीय सरदार, सामंत और बड़े जमींदार धीरे धीरे स्वयं राजा बन गए। जैसे गुर्जर, प्रतिहार, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल, ये सब एक समय सामंत था, लेकिन बाद में शक्तिशाली राजा बन गए। तो राजा कैसे बनते थे? अब राजा सिर्फ राजगद्दी से नहीं बनते थे, बल्कि बल से भी बनते थे। मतलब जो लोग ज्यादा शक्तिशाली होते थे वो युद्ध जीतते थे, ठीक है, और दूसरों के राज पर अधिकार जमा लेते थे और अपने नाम की प्रशंसा करवाते फिरते थे। यही वजह थी कि राजा खुद को शक्तिशाली, धरती का स्वामी, ईश्वर का प्रतिनिधि तक कहने लगे। एक राजा की ताकत तब और बढ़ती थी जब उसकी प्रस्तियां लिखी जाती थी, जैसे समुद्रगुप्त, जिसकी प्रस्तियां हरिसेन ने संस्कृत कविता के रूप में लिखी थी, जिसमें लिखा गया था वह वीर था, संगीतकार था, दयालु था। लेकिन क्या ये सब सच था? पता नहीं, कौन जानता है, क्योंकि प्रस्तियों में कई बार अधिक प्रशंसा कर दी जाती थी, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता था। अब वो जो लिख रहा है वो भी तो राजा का ही आदमी है, राजा जो बोलेगा उसको लिखना है। राज चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, प्रशासन भी चाहिए था। राजा लोग क्या करते थे? वो भू अनुदान देते थे, यानी जमीन दान में देना। ये जमीन मिलती थी ब्राह्मणों को, मंदिरों और विद्वानों को। और लिखा जाता था ताम्र पत्रों पर, जिसमें हमेशा लिखा जाता था ये भूमि दान की गई है। अच्छा, ताम्र पत्र क्या होता है? ताम्र पत्र, कॉपर प्लेट्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कॉपर प्लेट्स बोलते हैं। उस पे लिखा जाता था कि ये भूमि दान दी गई है हमेशा के लिए और उसे कोई वापस नहीं ले सकता। ठीक है, अब बात करते हैं राजाओं ने शान की निशानी मंदिर और भव्य मूर्तियों की। जैसे राज राजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, वो चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। बड़े पत्थर का एक एक टुकड़ा केयरफुली लगाया गया, बिना सीमेंट के, और बीच में एक ऊंचा शिखर जहां भगवान विराजमान होते थे। ये मंदिर राजा की महानता को भी दिखाते थे कि देखो उसने भगवान के लिए क्या बनवाया है। ठीक है, तो ये सब मैंने इस चैप्टर का छोटा सा समरी दिया जो मैं जानती हूँ। अब देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी इस सब के बारे में क्या बताता है। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जिन शासकों ने शासन किया था, उन सबको इस मैप में दिखाया गया है। आप देख सकते हो, ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ, ये सब उस शासक का नाम है जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किया करते थे। तो ये नए राजवंशों का उदय कब और कैसे हुआ? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इसके याजक या जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा छात्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपनी राज सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो उन राज्यों में जो इन्होंने इन सब ने स्थापित किया, उनमें प्रशासन कैसे चलता था, किस तरह का नियम था, तो देखते हैं।
इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज धीराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता था। किसका? जो वो कर वसूलता था ना, उसी से। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। ठीक है, वंशानुगत यानी हो गया आपको, वो होता है ना राजा का बेटा राजा, वही वाला नियम। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। अब ये प्रस्तियां और भूमि अनुदान होता क्या था, कैसे होता था, जो अभी हमने देखा इसमें प्रशासन में। प्रस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल, प्रस्तियों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब राजा का आदमी लिखता था तो राजा कुछ भी लिखवा सकता था ना उससे। लेकिन ये प्रस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो अब वो देखो, प्रशासन में मदद कर रहा है वो जो विद्वान ब्राह्मण था, तो वो तो राजा का ही आदमी था। राजा जब राजा का ही है, वो तो है प्रजा का हिस्सा, तो राजा जो बोलेंगे तो करना पड़ेगा। तो ये प्रस्तियों को इसीलिए हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है कि प्रस्तियों पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसी वजह से, क्योंकि राजा के हाथ में था ना, वो बढ़ा चढ़ा के भी लिखवा सकते थे। ठीक है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ताम्र पत्र, जो अभी मैंने आपको बताया, कॉपर प्लेट्स, जो भूमि पालने वाले को दिया जाता था। ये देखिए, ये है वो कॉपर प्लेट, है ना, इस पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये 12वीं शताब्दी के एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहक नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहक ने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये आपको एक कारण एनसीईआरटी बताता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष से क्यों नाम दिया गया। तो आपको पता चल गया क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। ठीक है, अफगानिस्तान में जो गजनी है उसका महमूद नाम का एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उप महाद्वीप पर 17 बार हमला किया। ठीक है, उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक विशाल राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि चौहान का पहला नाम क्या था, तो आप उसे चाहमान आंसर दे सकते हो। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करता था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासक को इतना में हराया। अच्छा, और ये जो चहमान शासक था ना, वो किसको हराया था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग सुल्तान मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि तुर्क का शासक था। उसको 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। 1191 में उसको हराया, लेकिन 92 में उससे हार गया। ठीक है, अब है चोल राज। चोल राज के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। आज हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये चोल राज कहां से कहां तक था? तो वो उड़ैयूर से तंजावुर तक था। ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जो चोल वंश था वो सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में
मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है। उड़ैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय के 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। वहां उसने तंजावुर शहर और निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनाया। ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मंदिर बनाया था। तो ये निशुंभ शूदनी मंदिर देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, तो ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन माना जाता था? राज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। 985 में राजा बना और उसी में इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसे गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब देखते हैं भव्य मंदिर और कांच मूर्ति कला के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। क्यों है? आखिर क्यों इसको चमत्कार बोला गया, वो देखते हैं कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब चोल राज्य के समय में, चोल वंश के समय में, ये कृषि और सिंचाई का क्या था देखते हैं। चोलों की कई उपलब्धियों कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई। देखो, चोल का कई उपलब्धियां उसको क्यों मिला? क्योंकि वो कृषि में बहुत विकास लेके आया था। ठीक है। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिसके किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होता रहता है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाया। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? ठीक है, ये हमारा सवाल है जिसका जवाब एनसीईआरटी देता है। किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, यह मैंने आपको बताया है कि किसान की बस्तियां उड़ कहलाती थी प्रीवियस चैप्टर्स में। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों में समूह को नाडु कहा जाता था। मैंने ये भी आपको बताया है, 6 क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, उड़ और नाडु के बारे में, अगर आपको याद हो तो। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करता था। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुंबेद बेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुवेंद बेलन, ठीक है, अड़ैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राज सौंप दिए गए। राज नहीं, राजपद, राजकीय पद सौंप दिए गए। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेय के देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ भी अक्सर शहर में
प्रशासनीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर उत्तर मेरूर से प्राप्त जो हमें अभिलेख जो हमें यहाँ से मिला है, उसमें किस बात का वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ये बात हमें कहाँ के अभिलेख से पता चलती है, या हमें जिस अभिलेख से पता चलती है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप इसका जवाब दोगे तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में। ठीक है, याद रहेगा, नोट करके रख लो तो याद रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, आपके एनुअल एग्जाम में भी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिख जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिनमें हमने चोल राजाओं के बारे में जाना। तो एक समय लर्नर्स, एक समय ऐसा भी था जब जमींदार राजा बने, राजाओं ने युद्ध लड़े, भूमि बांटी और मंदिर बनवाया, और इन सब का सबूत है हमारी किताबों में लिखी गई प्रस्तियां और तामपत्र और इमारतें। तामपत्र यानी कॉपर प्लेट्स। इतिहास हमें सिर्फ डेट नहीं बताता है, वो हमें उस समय के लोगों का, उस समय के राजा का, उस समय के प्रजा का सोच भी बताता है, सत्ता कैसे संभालते थे ये भी बताता है, और संस्कृति का बदलाव भी बताता है। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए हमारे राजा हमारी कहानी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए युग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चैनल पे से मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।